वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में पेश किया। यह पहला पेपरलेस डिजिटल बजट है। वित्त मंत्री ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इसके जरिए लोग बजट को पढ़ सकते हैं। ये बजट 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। ये हैं स्वास्थ्य और कल्याण, वास्तविक और वित्तीय पूंजी तथा बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवोन्मेष और अनुसंधान तथा विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। बजट के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। स्वास्थ्य और कल्याण पर व्यय में 2021-22 में 2020-21 की तुलना में 137% की वृद्धि की गई है। 2021-22 में कोविड-19 टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत की जाएगी। 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% अनुमानित है। ये 2020-21 में 9.5% रहा। भारत की आकस्मिकता निधि या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए किया गया है। 15वें वित्त आयोग की 2021 से 26 के लिए अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। इसमें राज्यों के हिस्से को 41% पर ही बनाए रखा गया है। आयकर निपटान आयोग या इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन को समाप्त कर दिया गया है। नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। कुछ उत्पादों पर कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर लगाया गया है, जैसे पेट्रोल पर 2.5 रुपये तथा डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर सेस लगाया गया है। वस्त्र उद्योग के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क्स या मित्र योजना की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष लगातार तीसरी बार बजट पेश किया। संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसमें एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। चीन के हुआलोंग 1 नाभिकीय रिएक्टर ने वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। हुआलोंग 1 3rd जनरेशन प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है। यह 60 साल तक काम करेगा। चीन अब अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास 3rd जनरेशन न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में 11 देशों में भारत 10वें स्थान पर रहा। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर सिंगापुर तथा दूसरे पर ताइवान रहा। लखनऊ मेट्रो ने अल्ट्रावायलेट किरणों से मेट्रो ट्रेन के डिब्बों का सैनिटाइजेशन शुरू किया है। ऐसा करने वाली यह भारत की पहली मेट्रो बन गई है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। इस साल की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। भारतीय मूल की अमेरिकी भव्या लाल को नासा का कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। गोरखपुर के रहने वाले पर्वतारोही नीतीश सिंह ने गणतंत्र दिवस के दिन अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन का शुभारंभ किया। मार्च 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइपलाइन से पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत कई नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद सत्ता अपने हाथ में ले ली है। अब म्यांमार की सत्ता म्यांमार के सेना प्रमुख मिन ऑन्ग ह्लेंग के हाथों में है। मिंट स्वे म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। केरल के कोच्चि में नेक्टर ऑफ लाइफ नामक पहला मानव मिल्क बैंक खोला गया। इसका मकसद उन नवजात शिशुओं को ब्रेस्ट मिल्क उपलब्ध कराना है जो किसी कारणवश अपनी मां का दूध नहीं पी पाते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की। इसकी स्थापना चेन्नई में की जाएगी। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं। 25 वर्षीय आयशा कश्मीर की रहने वाली हैं। जेफ बेजोस ने अमेजन के सीईओ पद को छोड़ने का ऐलान किया है। अब अमेजन के नए सीईओ एंडी जेसी होंगे। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत इंटरमीडिएट पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपये और स्नातक पास विवाहित तथा विवाहित लड़कियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। भारत सबसे तेजी से अर्थात 18 दिनों में 4 मिलियन कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत 6.61 अंक के साथ 53वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत को दुष्पूर्ण लोकतंत्र या फ्लॉड डेमोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है। 2019 में भारत 6.9 अंकों के साथ 51वें स्थान पर था। EIU ने कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई को लेकर भारत पिछले साल की तुलना में 2 पायदान फिसला है। 2014 में भारत 7.92 अंक के साथ 27वें स्थान पर था। तब से प्रतिवर्ष भारत की रैंकिंग में गिरावट जारी है। इस वर्ष पहले 3 स्थानों पर क्रमशः नॉर्वे, आइसलैंड तथा स्वीडन रहे।
जबकि अंतिम अर्थात 167वें स्थान पर उत्तर कोरिया रहा। आरबीआई द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के अनुसार शिवम सहकारी बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही भविष्य में कमाई की संभावना है। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल की थीम है आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस यूआईसीसी अर्थात यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल की अगुवाई में चलाई जाने वाली एक पहल है। इस दिवस की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच ऐप लॉन्च किया है। ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए यह बनाया गया है। भारत और अमेरिका के बीच 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 20 का आयोजन 8 से 21 फरवरी तक राजस्थान में किया जाएगा। चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा जगह पर हुआ था। इसमें भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में शताब्दी समारोहों और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 1 वर्ष तक जारी रहेंगे। इस अवसर पर लेखक वीरेंद्र वत्स द्वारा एक गीत तैयार किया गया है, जो पूरे राज्य में विभिन्न मौकों पर साल भर बजाया जाएगा। इस गीत के बोल हैं, धरती गोरखनाथ की पावन परम महान, कड़कड़ में है त्याग तप शौर्य और बलिदान, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास, कोटि कोटि जनता के मन में भरा आत्मविश्वास। वीरेंद्र वत्स ने इस साल 26 जनवरी पर प्रदर्शित की जाने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी के लिए भी गीत लिखा था। अमेरिका के जो डिमियो विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनके चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है। अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनर्निर्वाचित किए गए। ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्विच दिल्ली अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का मकसद लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ को बताना और उन्हें अपनाने के लिए जागरूक करना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाधान ई कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पोर्टल और ऐप के माध्यम से अब लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी समस्या सरकार को बता पाएंगे और उसके समाधान की स्थिति के बारे में भी जान सकेंगे। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में खोला गया है। ब्लू शिफ्ट कंपनी ने स्टारडस्ट 1.0 नामक पहला वाणिज्यिक जैव ईंधन रॉकेट लॉन्च किया है। ब्लू शिफ्ट अमेरिका की कंपनी है। भारत का पहला तूफान अध्ययन अनुसंधान मंच या थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ओडिशा के बालासुर में बनाया जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। अब इनका नाम सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय या छात्रावास होगा। समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा मंत्रालय पहाड़ी, छोटे और कम आबादी वाले क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों को खोलने और उनका संचालन करने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन 8 से 12 फरवरी तक बेंगलुरु में किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इस साल मेले की थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कक्षा 9 के 1000 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। एस.एन. सुब्रमण्यन को नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। इसकी स्थापना 1966 में श्रम मंत्रालय द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से जलवायु दूत या क्लाइमेट एनवॉय नियुक्त किया है। जलवायु दूत सरकारों और कारोबारियों को एक मंच पर लाकर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में अहम भूमिका निभाते हैं। रेडमी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। एरो इंडिया शो के 13वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर 3 से 5 फरवरी तक किया गया। एरो इंडिया एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और नागरिक एयर शो है। इसे पहली बार 1996 में आयोजित किया गया था। एरो इंडिया 2021 का केंद्रीय क्षेत्र हिंद महासागर क्षेत्र है। इसका आयोजन DRDO द्वारा किया जाता है।